जाड़े की कुनकुनी धूप में बैठी मैं कई दिनों से अपने अधूरे पड़े स्वेटर को पूरा करने में जुटी थी। तभी अचानक मेरी बचपन की सहेली राधा ने आकर मुझे चौंका दिया। क्यों राधा, तुम्हें अब फुर्सत मिली अपनी सहेली से मिलने की? तुमने बेटे की शादी क्या की, मुझे तो पूरी तरह भुला दिया। कितनी सेवा करवाओगे और कितनी बातें करोगी अपनी बहू से? कभी कभी हम जैसों को भी याद कर लिया करो। कहाँ की सेवा और कैसी बातें? मेरी बहू को तो अपने पति से बातें करने की फुर्सत नहीं, मुझसे क्या बात करेगी और क्या मेरी सेवा करेगी? मैं तो 6 महीने से घर छोड़कर एक वृद्धा आश्रम में रह रही हूँ। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। क्या बोलती उस राधा से जिसने अपना सारा जीवन और अपनी सारी खुशियाँ अपने बेटे के लिए होम कर दी थी। आज उसी बेटे ने उसके सारे सपनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अपने बेटे मधुकर के लिए राधा ने क्या नहीं किया। अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे अपने भविष्य की चिंता किए बिना वह अपनी सारी जमा पूंजी निछावर कर उसे मंसूरी के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेजा। इस सब के लिए उसे घोर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। फिर भी वह हमेशा बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर खुशी खुशी सब सहती रही। जब भी मिलती अपने बेटे की प्रगति का समाचार देना नहीं भूलती। वह अपने बेटे को खरा सोना कहती। मैं बहुत कुछ समझ रही थी, पर उसकी दुखती रग पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बात बदल कर नेहा की पढ़ाई और शादी पर ले आई। शाम ढलने से पहले ही राधा आश्रम लौट गई, पर छेड़ गई अतीत की यादों को। उसकी स्थिति मेरे मन को बेचैन किए थी। बार बार मन चंचल मन उस अतीत में विचरण कर रहा था जहाँ कभी मेरे और राधा के बचपन से युवा अवस्था तक के पल गुजरे थे। राधा मेरे बचपन की सहेली और सहपाठी थी। उसका एक ही सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत करती थी। 10th की परीक्षा में पूरे बिहार में 10वें स्थान पर रही थी। अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उसके पिता ने 12वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त होते ही विलक्षण प्रतिभा की धनी अपनी इस बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद उसे आशा थी कि शायद पति की सहायता से अपना सपना पूरा कर पाएगी, पर उसका पति तो एक तानाशाह किस्म का था जिसे लड़कियों की पढ़ाई से चिढ़ थी। इसलिए उसने डॉक्टर बनने के रहे सही विचार को भी तिलांजलि दे दी और अपने इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करने लगी। जब वह पूरी तरह अपनी शादी में रम गई तो कुदरत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। एक सड़क हादसे में उसने अपने पति को भरी जवानी में खो दिया। वह अपने 3 वर्ष के अबोध बेटे मधुकर और अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली रह गई। वैद्य धब्बे ने भले ही उसे तोड़ दिया था, पर उसने अपने आप को दीनहीन नहीं बनने दिया, हिम्मत नहीं हारी। भाग दौड़ कर अपने पति के बिजनेस को संभाला, पर अनुभव के अभाव में उसे सही ढंग से चला नहीं पाई। फिर भी खर्च के लायक पैसे आ ही जाते थे। उसके पति अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए कोई करीबी भी नहीं था जो उसे किसी प्रकार का संरक्षण दे। फिर भी उस कर्मठ औरत ने हार नहीं मानी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। राधा के घोर परिश्रम का ही परिणाम था कि मधुकर आज आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद के प्रसिद्ध कॉलेज से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर एक मल्टी नेशनल कंपनी में काफ़ी ऊंचे पद पर काम कर रहा था। अपने बेटे की सफलता पर गर्व से दमकती राधा की तृप्त मुस्कान देख मुझे लगता अंततः कुदरत ने उसके साथ न्याय किया। अब उसके सुख के दिन आ गए हैं, पर आज स्थिति यह है कि वह वृद्धाश्रम में आ गई है, वह भी अपने बेटे की शादी के मात्र 1 साल बाद ही। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। मेरे मन की परेशानी को नेहा ने ना जाने कैसे बिना बोले ही भाप लिया था। बोले, क्या बात है मम्मा, जब से राधा मौसी गई है आप कुछ ज़्यादा ही परेशान और खोई खोई लग रही हैं। मैं आज यही सोच रही हूँ कि इस आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है कि आज के उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के भी अपने रिश्तों को अहमियत देने के बदले पैसों के पीछे भागते हैं। इनके आचरण इतने घटिया हो जाते हैं कि ना माता पिता को सम्मान दे पाते हैं, ना ही उनकी जिम्मेदारी उठाने
को तैयार होते हैं। क्या फ़ायदा है इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाकर, जहाँ के शिक्षक सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं, आचरण और संस्कार नहीं। मम्मा, आपको बुरा लगेगा पर आप हमेशा अपने संस्कारों और संस्कृति की दुहाई देती हैं और यह भूल जाते हैं कि समय में परिवर्तन के अनुसार इनमें भी बदलाव स्वाभाविक है। आधुनिक युग में शिक्षा नौकरशाही प्राप्त करने को साधन मात्र रह गई है, जिसे प्राप्त करने के लिए आचरण चंद लाइनों में लिखी इबारत होती है। फिर आचरण का मूल्य ही कहाँ रह गया। शिक्षक भी क्या करें, उन्हें सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम मान लोग पैसे से तोलते हैं। जब माता पिता को बच्चों के आचरण से ज़्यादा किताबी ज्ञान प्राप्त करने की चिंता रहती है, तो शिक्षक भी यही सोचते हैं कि भाड़ में जाए संस्कार और संस्कृति, जिसके लिए वेतन मिलता है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि अर्थ ही आज के समाज में लोगों का तय करता है। इसी सोच के कारण अर्थ के पीछे भागते लोगों के अंदर भोग विलासिता इतना बढ़ गई है कि उन्हें उसूलों और मानवता के लिए आत्म बलिदान जैसी बातें मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद लगती हैं और करीबी रिश्ते व्यर्थ के मायाजाल लगते हैं, जो उन्हें मिली शिक्षा और संस्कार के हिसाब से सही है। अगर आप अपने अंदर झांकिएगा तो आपको खुद अपनी बातों का खोखलापन नजर आएगा, क्योंकि पैसे और पावर के पीछे भागने की प्रेरणा सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता से ही मिलती है, जो अपने बच्चों को अच्छा व्यक्ति और नागरिक बनाने से ज़्यादा इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करें। उनके नंबर हमेशा अपने सहपाठियों की तुलना में ज़्यादा हो, यहाँ तक कि अपने बच्चों के अभ्युत्थान के लिए अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा संसाधन प्रयोग करते हैं, जिसका बोझ कहीं ना कहीं बच्चे के दिलो दिमाग पर रहता है। माता पिता की यही लालसा शिक्षा के रचनात्मक विकास के बदले तनाव, चिंता और आक्रोश का कारण बनती है, और कभी कभी आत्महत्या का भी। मामा, क्या आपको लगता है कि सारा दोष इस नई पीढ़ी का ही है? अगर लड़कियां रिश्तों से ज़्यादा अपने करियर को अहमियत दे रही हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? उनकी यह सोच उनके अपने ही माता पिता और बदलते समय की देन है। पुरुष तो वैसे भी भावनात्मक तौर पर अपने अहमवादी होते हैं कि अपने करियर को परिवार के लिए विराम देने की बात सोच भी नहीं सकते। जो लड़कियां ही सारे त्याग क्यों करे? यह आपसी टकराव सारे रिश्तों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस स्थिति को आपसी समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है। नई पीढ़ी को कोसने से नहीं, चुप क्यों हो गई और बोलो। नैतिक मूल्यों को त्याग, सिर्फ भौतिक साधनों से लोगों को सुखी बनाने की बातें करो। यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं कि समाज और परिवार को त्याग, प्यार, ममता और मानवता के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को भूल सिर्फ अपने लिए जीने की बातें करो। जैसे मधुकर ने अपने सुखों के लिए अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। मुझे पता है भविष्य में तुम भी मधुकर के नक्शे कदम पर चलोगी, क्योंकि मधुकर कभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। जहाँ तक मेरी बात है मम्मा, वह तो बात की बात है। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, पर एक बात जरूर है कि राधा मौसी के वृद्धाश्रम जाने की बातें सुनकर मधुकर से आपको ढेर सारी शिकायतें हो गई हैं। पर जैसे आप राधा मौसी को समझती हैं, मैं मधुकर को समझती हूँ। सच कहूँ तो राधा मौसी अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कभी आपने सोचा है कि संतान का कोई भी कर्म, सफलता या विफलता, सब कहीं ना कहीं उसके माता पिता की सोच है और परवरिश का परिणाम होता है। वह राधा मौसी ही थी जिन्हें कभी जुनून था कि उनका बेटा हमेशा अव्वल आए। वह इतनी ऊंची उड़ान भरे कि कोई उसके बराबर न आने पाए। नाते रिश्तेदार सब कहें कि देखो, यह राधा का बेटा है, जिस राधा ने अकेले पति के बिना भी कितनी ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, जहां बिरले ही पहुंच पाते हैं। आपको याद है मम्मा? याद कैसे नहीं होगा? राधा मौसी अपना हर फैसला तो आपकी ही सलाह से ही लेती थी। मधुकर की दादी यमुना देवी जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। उनके प्राण अपने बेटे की अंतिम निशानी मधुकर में अटके हुए थे। बार बार उसे बुलाने का अनुरोध कर रही थी। उस समय मधुकर दिल्ली में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर राधा मौसी ने उसे पटना बुलाना जरूरी नहीं समझा। उनका कहना था कि अगर वह फ्लाइट से भी आएगा तो भी 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे और फिर दादी को देख डिस्टर्ब हो जाएगा, वह अलग।
उन्होंने यमुना देवी के बीमार होने तक की सूचना मधुकर को नहीं दी, क्योंकि मधुकर भी अपनी दादी से बेहद प्यार करता था। यहाँ तक कि यमुना देवी का देहांत हो गया तब भी मधुकर को सूचित नहीं किया। मधुकर का जब आईआईटी में चयन हो गया और वह पटना आया, तब उसे पता चला कि उसकी दादी नहीं रही। वह देर तक फूट फूट कर रोता रहा, पर राधा मौसी अपनी गलती मानने के बदले अपने फैसले को सही बताती रही। ऐसा कर मधुकर के अंदर स्वार्थ का बीज तो खुद उन्होंने ही डाला। अब वह हर रिश्ते नाते और अपनी खुशी तक को भुला सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहा है। तो क्या गलत कर रहा है? माँ का ही तो अरमान पूरा कर रहा है। मधुकर राधा मौसी की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा। उसने अपनी माँ की सभी इच्छाएं पूरी की। उसके बदले वह अपनी माँ से सिर्फ इतना ही चाहता था कि जिस लड़की से वह प्यार करता है उसके साथ राधा मौसी उसकी शादी करवा दे। उसकी बात मानने के बदले राधा मौसी ने हंगामा बरपा दिया, क्योंकि उन्हें जुनून था कि उनकी बहू भी ऐसी हो जो नौकरी के मामले में उनके बेटे से कतई 19 न हो। मधुकर जिससे प्यार करता था वह लड़की अभी पढ़ ही रही थी। अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उन्होंने मधुकर की एक नहीं सुनी, न ही उसकी खुशियों का ख्याल किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगने देंगी। उन्होंने अपनी जान देने की धमकी देकर मधुकर को फैसला मानने पर मजबूर कर दिया और उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की रसीम से करवा दी। अपनी सोच के अनुसार उन्होंने अपने बेटे के जीवन को एक नई दिशा दी, अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। पर अब हाल यह है कि बेटे बहू दोनों काम के बोझ तले दबे हैं। कभी मधुकर घर से महीने भर के लिए बाहर रहता है तो कभी रसीम, तो कभी दोनों ही। एक दूसरे के लिए भी दोनों ना समय निकाल पा रहे हैं, ना ही परिवार बढ़ाने के बारे में सोच पा रहे हैं। फिर राधा मौसी के लिए वह कहाँ से समय निकालें? दोनों में से कोई भी अपनी तरक्की का मौका नहीं छोड़ना चाहता है। रसीम से अच्छी लड़की है, पर अपने करियर से समझौता करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है। यह सोच उसको अपनी माँ से मिली है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बचपन से ही उसमें यह जुनून इसलिए भरा गया था कि लोगों को दिखा सके कि उनकी बेटी किसी के लड़के से कम नहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, पर मामा किसी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी होती है आपसी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अपने नज़रिए से सोचते हैं तो वह अपने लिए सही हो सकता है, पर दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं कि सही हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर राधा मौसी ने अपना हर फैसला खुशियों को केंद्र में रखकर लिया, जो उनके लिए ज़रूरी सही था, पर मधुकर के लिए नहीं। आपने फैसले का परिणाम खुद तो भोग ही रहे हैं। कहीं न कहीं मधुकर भी अपने प्यार को खो देने का गम भुला नहीं पा रहा है। नेहा की बातें सुन मैं हतप्रभ रह गई। वास्तव में हम अपने बच्चों में करियर को लेकर ऐसा जुनून भर देते हैं कि पूरी उम्र उनकी जिंदगी मशीन बनकर रह जाती है। नेहा के अत्यधिक बोलने और आंखों से स्पष्ट असंतोष और झिझक देखकर मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। बोली, कहीं मधुकर तुमसे तो प्यार नहीं करता था? मेरी बात सुन वह पल भर को चौंकी, फिर अचानक उठ खड़ी हुई, जैसे अपने मन की वेदना को संभालना ही पा रही थूँ, और मेरे गले से आ लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में हमारी आंखें इस कदर चौंधिया गई कि हम समृद्धि और ऐशो आराम की चीज़ों को ही अपनी सच्ची खुशी समझने लगे हैं। हालांकि जल्द ही हमें इन सब से ऊब होने लगती है। अगर हम गहराई से देखें तो यही विलासिता आगे चलकर अकेलेपन और सामाजिक असुरक्षा का कारण बनती है। नई पीढ़ी के इस भटकाव का कारण कहीं न कहीं उसके माता पिता ही होते हैं। फिर मैं उसके बाल सहलाते हुए बेहद आत्मीयता से बोली, मैं मानती हूँ कि बड़ों की गलतियों की बहुत बड़ी सजा तुम दोनों को मिली। फिर भी अब तो यही कहूँगी कि अतीत को भुला आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारी मंजिल कभी मधुकर था, अब नहीं है तो ना सही, मंजिलें और भी हैं। अब से तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।